एक बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वहां पर पूरा राज्य ही बेवकूफों का है और ये कहानी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. रामानुजम फ्रॉम क्लास 9। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक मूर्खों का राज्य था जहां पर राजा और मंत्री दोनों बेवकूफ थे। राजा बाकी राजाओं से कुछ अलग करना चाहता था तो उसने दिन को रात और रात को दिन बना दिया। उसने लोगों को ये ऑर्डर दिया कि आप लोग दिन में सोएंगे और रात में सारे काम करेंगे और जो भी इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसे बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। अब बेचारे लोग चुपचाप इस ऑर्डर को फॉलो करते थे। एक दिन वहां पर एक गुरु और उनका एक शिष्य आए और वो पूरे राज्य में घूमे। ये एक बहुत सुंदर राज्य था लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। जैसे ही शाम होती है सब लोग उठ जाते हैं। अब ये देखकर वो लोग बहुत सरप्राइज हुए। पूरे दिन इधर उधर घूमने की वजह से उन्हें बहुत भूख लग रही थी तो वो खाने का सामान खरीदते हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये थी कि वो जो भी चीज खरीद रहे थे उसकी कॉस्ट 1 डुड्डू यानी कि 1 आना थी और वो 1 रुपए में बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, लाइक बंच ऑफ बनानास और बहुत सारे चावल। और उन्होंने उस दिन पेट भर के खाया। खाना खाने के बाद गुरु को ये एहसास होता है कि ये जो राज्य है ये मूर्खों का है और यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। तो वो शिष्य को कहते हैं कि चलो यहाँ से, लेकिन शिष्य उनके साथ चलने को मना कर देता है क्योंकि उसे लालच आ गया था। इतना सस्ता खाना उसे कहाँ मिलेगा। गुरु उससे बहुत कहते हैं कि बेटा यहाँ मत रुको, चलो यहाँ से, लेकिन वो नहीं मानता और फाइनली गुरु नाराज होकर चले जाते हैं और वो इतना चीप फूड खा खाकर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। एक दिन दोपहर के वक्त एक चोर एक अमीर आदमी के घर में दीवार तोड़कर घुसता है और जो वो अपना लूट का सामान लेकर बाहर निकल रहा था तो वो दीवार उसके ऊपर गिर पड़ती है और वो मर जाता है। और उस चोर का भाई राजा के पास जस्टिस के लिए जाता है कि मेरा भाई जो है एक आदमी के घर चोरी करने गया था, अपना एशियन ट्रेड फॉलो कर रहा था और उसके घर की दीवार इसके ऊपर गिर गई और ये मर गया, मुझे न्याय चाहिए। अब उस आदमी को बुलाया जाता है। राजा उससे कहता है कि तुमने इतनी कमजोर दीवार बनवाई कि इसका भाई मर गया, अब तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। वो अपनी सफाई में कहता है कि महाराज ये दीवार मेरे फादर ने बनवाई थी और जिस ब्रिक लेयर यानी मिस्त्री ने ये दीवार बनाई थी मैं उसे जानता हूँ, ये दीवार उसी ने कमजोर बनाई थी तो उसकी गलती है। राजा कहता है कि चिंता मत करो, न्याय होगा और उस ब्रिक लेयर को बुलाया जाता है। और जब ब्रिक लेयर आता है तो राजा उससे कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी क्योंकि तुम्हारी वजह से इस आदमी का भाई मर गया। और वो ब्रिक लेयर अपनी सफाई में कहता है कि महाराज मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन जब मैं ये दीवार बना रहा था एक डांसिंग गर्ल स्ट्रीट में से बार बार पास हो रही थी और उसके पायल की आवाज सुनकर मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था जिसकी वजह से दीवार कमजोर बनी और इस आदमी का भाई मर गया। महाराज कहते हैं अच्छा तुम्हारी गलती नहीं है, अब वो डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। तो उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो कहती है कि महाराज मेरी भी गलती नहीं है, मैं अपनी मर्जी से उस स्ट्रीट के चक्कर नहीं काट रही थी। एक सुनार को मैंने गहने बनाने के लिए दिए हुए थे और वो बार बार मुझे टाल रहा था जिसकी वजह से मुझे चक्कर लगाने पड़ रहे थे और ये आदमी उन पायलों की आवाज को सुनकर और क्योंकि मैं यंग थी मुझे देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो इसमें मेरी क्या गलती। अब राजा के सिपाही उस सुनार को दुकान से पकड़ कर लेके आते हैं और सुनार से राजा कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुम इस डांसिंग गर्ल को चक्कर लगवा रहे थे जिसकी वजह से ये जो ब्रिक लेयर है डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसने दीवार कमजोर बनाई और वो दीवार इस आदमी के भाई के ऊपर गिर गई और वो मर गया। लेकिन सुनार कहता है कि महाराज 1 मिनट रुकिए, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन एक रिच मर्चेंट के घर में शादी थी और उनका गहनों का ऑर्डर लगा हुआ था और आपको तो पता ही है कि रिच मर्चेंट्स या जो रिच लोग होते हैं वो कितने ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, वो ज्यादा वेट करना पसंद नहीं करते। तो मुझे उनका ऑर्डर प्रिपेयर करना था जिसकी वजह से इस डांसिंग गर्ल के गहने तैयार करने में देरी हो रही थी। तो असली जो मुजरिम है वो है, मैं नहीं। और आप जानते हैं कमाल की बात, वो रिच मर्चेंट जिसके घर में शादी थी वो और कोई नहीं, वो उसी घर के मालिक का फादर था
जिसके घर में चोर चोरी करने गया था। अब उस आदमी को दोबारा बुलाते हैं। अब राजा उससे कहता है कि मुझे पहले दिन से ही तुम पर शक था। अब न्याय का जो सर्कल है कंप्लीट हुआ है, अब तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ये सब सुनकर वो रिच मर्चेंट रोने लग जाता है। वो राजा से कहता है कि मेरी गलती नहीं है, ये तो मेरे फादर के टाइम की है, फादर ने बनवाई थी, तो असली क्रिमिनल तो वो हुए। तो राजा कहता है कि तुम्हें अपने फादर से विरासत में बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली, तो उनके पाप भी तो तुम्हारे हुए ना, तो अब उस क्रिमिनल फादर के बदले तुम्हें जो है सजा दी जाएगी। अब उस रिच मर्चेंट के लिए फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। तो जो फांसी का फंदा था ना, उसके हिसाब से रिच मर्चेंट थोड़ा पतला था। अब राजा फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। तो वो ऑर्डर देता है कि जाओ राज्य से किसी ऐसे आदमी को ढूंढ के लाओ जो इस फंदे के अंदर फिट बैठता हो। इमेजिन कीजिए किसी सिपाही पकड़कर लेकर आए उसी शिष्य को जो खा खाकर फूल गया था। वो बहुत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन राजा के सिपाही कहते हैं कि राजा का ऑर्डर है कि एक फैट मैन को पकड़ कर लेकर आओ, तो इसीलिए हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। अब शिष्य को याद आती है अपने गुरु की बात। अब वो उनसे माफी मांगता है और उन्हें दिल से पुकारता है अपनी हेल्प के लिए। जो गुरुजी थे वो अंतर्यामी थे और उनके पास शक्तियां थी, तो वो तुरंत शिष्य की मदद के लिए आ जाते हैं। आकर सबसे पहले वो उसे डांट लगाते हैं और उसके बाद उसे कान में कुछ फुसफुसाते हैं। अब इसके बाद जैसे ही राजा वहां पर आता है, दोनों लड़ने लगते हैं और गुरु जो हैं वो कहते हैं कि महाराज आप बताइए, गुरु और शिष्य में सबसे बड़ा कौन होता है? राजा कहता है ऑब्वियसली गुरु। तो ठीक है, सबसे पहले मुझे फंदे पर लटका दीजिए। लेकिन शिष्य कहता है कि नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगा। और वो फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। राजा सोचता है कि ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं। तो वो गुरु को एक तरफ ले जाकर पूछता है कि आप बताइए माजरा क्या है। गुरु जो हैं वो कहते हैं कि इस फांसी के फंदे पर आज तक कोई क्रिमिनल नहीं लटका और आपका जो न्याय है ना, वो स्वयं भगवान का न्याय है। तो इस फांसी के फंदे पर जो सबसे पहले लटकेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा होगा और जो सेकंड नंबर पे जाएगा वो इस राज्य का मंत्री होगा। अब राजा जो है कुछ देर सोचता है और उसके बाद सजा को पोस्टपोन कर देता है और मंत्री से सलाह करता है और वो कहता है कि अगले जन्म में हम अपना राज्य किसी और के हाथ में क्यों जाने दें। तो राजा अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि मैं जिस किसी को भी सबसे पहले भेजूं उसे फांसी के फंदे पर लटका देना और जो सेकंड नंबर पे आएगा उसे उसके बाद लटका देना। और ऐसा ही किया जाता है। सबसे पहले राजा को फांसी के फंदे पर लटकाते हैं और उसके बाद मंत्री की बारी आती है। जब उनकी लाशें नीचे उतारी जाती हैं चील कौओं को डालने के लिए, तब लोग देखते हैं कि ये तो राजा और मंत्री थे जो मर गए। अब वो अपने राज्य को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उनके राज्य का भविष्य क्या होगा। और इस बीच वो देखते हैं कि गुरु और शिष्य चुपचाप वहां से निकल रहे हैं। तो कुछ लोग उनके पास जाकर कहते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन आप ही बताइए, और वो उन्हें राजा और मंत्री की पोस्ट ऑफर करते हैं। शिष्य को मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो तो वैसे भी लालची था। गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन गुरु कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, यहाँ पर जितने भी पुराने नियम थे सारे बदले जाएंगे। अब उस राज्य में दिन के समय दिन होता था और रात के समय रात होती थी, यानी सब कुछ सही हो गया। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है यहाँ पर फिनिश होती है एक बहुत अच्छी शिक्षा के साथ कि हमें बेवकूफों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कब क्या कर जाएं और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना तो आपको पता है और ना वो खुद जानते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे चैप्टर्स और स्टोरीज आपको आगे भी मिलते रहें।